चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमने जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़ा था, रिवाइज करके आए हो? काफी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी ये, जो आगे सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में लिंक होने वाली है। हेलो। हाँ सर। यस सर। बेटा रेस्पॉन्स करते रहना, बीच बीच में आईपैड डिस्कनेक्ट हो जाता है तो शायद टाइम वेस्ट हो जाए अपना। ठीक है। जेड इफेक्टिव का ट्रेंड हमने देखा था। जेड इफेक्टिव जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने के लिए ट्रेंड हमेशा दो तरह से देखे जाएंगे हर पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, अलोंग पीरियड, अलोंग ग्रुप। पीरियड का मतलब है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाता है तो क्या होता है? जेड इंक्रीज। इफेक्टिव इंक्रीज होता है। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज और रिमेन और सेम। रिमेन सेम। दोनों के रीजन मैंने बताए थे, दोनों थ्योरी हमारे लिए सही है। ठीक है। अगर हम कंपेयर करें तो हम जेड इफेक्टिव डिक्रीज होने को ज्यादा प्रेफर करेंगे। क्लियर? यहाँ तक यस तो सर। कोई डाउट नहीं था, दोनों रीजन समझ आ गए थे ना कि क्यों हाँ इंक्रीज हो सर। रहा है, क्या यस होता है सर। जेड इफेक्टिव, है ना? वो फॉर्मूला भी याद है जेड इफेक्टिव का, वो ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो कर देना। ठीक है। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। क्या होती है एटम की एटॉमिक रेडियस? किसी भी एटम की रेडियस कैसे निकालेंगे? ये एटम होता है, बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। हमें पता है न्यूक्लियस काफी छोटा रीजन होता है, रदरफोर्ड की स्टडी में हमें पता पड़ा था, राइट? और उसका 95% जो हिस्सा होता है वो पूरा एम्प्टी होता है, बाकी के हिस्से में शेल्स, ऑर्बिटल, सब शेल, न्यूक्लियस सब होते हैं। पढ़ा था ना? तो यस सर। यस किसी सर। भी एटम की रेडियस क्या, मोस्ट शेल के बीच के डिस्टेंस को हम उसकी क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। लेकिन रेडियस कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं है जितना हम मान के चल रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो रेडियस होती है, जो एटम होता है काफी छोटा पार्टिकल होता है, उसकी रेडियस कैलकुलेट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और आपने एक पढ़ा होगा वेव नेचर के बारे में, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में, याद है? हाँ सर। है ना? इलेक्ट्रॉन मतलब वेव की तरह, डी ब्रोगली ने बताया था ना, डी ब्रोगली का यस सर। प्रिंसिपल जो था, पढ़ा है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि इलेक्ट्रॉन वेव हाँ की सर। तरह यस रिवॉल्व सर। करता है। तो हम इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। हाइजेनबर्ग ने भी ये बोला था, है ना, कि हम किसी उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन की। क्लियर? तो दो रीजन से हम एटम की रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने आपको बताया था एटॉमिक रेडियस को मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी में रखा था। देखो यहाँ पर हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को दो टाइप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट है एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दूसरा था मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस क्या है? एक मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। मतलब हम मॉलिक्यूल्स की हेल्प लेके किसी भी एटम की रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। समझ आया? यस। यस। तो इसमें थोड़ा सा नोट कर लो। एटॉमिक रेडियस साथ साथ करना बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी आज हम हमारा सिलेबस आगे करेंगे। एज डिस्टेंस, समझ आया ना अभी तक जो समझाया? हाँ यस। सर। यस सर। एंड इलेक्ट्रॉन, गर्ल्स की आवाज नहीं आती, गर्ल्स को समझने में कम आ रहा है शायद। कोई है जिसको समझ आया? यस सर। वेरी गुड। एक एक ही लड़की को समझ आया, यस सर। दो को, यस। तीन को। देखो मैंने वही लिख दिया है जो हमने समझा था कि एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। पहला रीजन है एटम इज टू स्मॉल, काफी छोटा होता है, कैलकुलेट करने में काफी डिफिकल्टी आने वाली है।
atom does not have well defined boundary. ये हमको बोहर ने भी बताया था, बोहर ने बताया था कि मिलियंस ऑफ शेल्स होते हैं किसी भी एटम में, लेकिन एटम उन्हीं में रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम nh/2π हो। वेव नेचर के बारे में हमें किसने बताया था? वेव नेचर के बारे में हमें डी ब्रोगली ने बताया था कि एटम जब रिवॉल्व कर रहा है तो वो वेव के नेचर से रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर? Yes, तीनों sir. रीजन एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। लिख लिया? जल्दी लिखो। सर हाँ बेटा। सर बाउंड्री और पाथ एक ही है या डिफरेंट है? बाउंड्री बेटा आउटर मोस्ट शेल कितना दूर होगा पता नहीं ना, वो एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं पता हमें किसी भी एटम की। ओके सर। लिख लिया सर। बट सर एक मिनट वी, सर, लास्ट। हाँ बेटा, हो गया। but we can calculate atomic radius in bonded state of atom। एटॉमिक रेडियस को बॉन्डेड स्टेट मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में हम कर सकते हैं। अब 4 तरह की रेडियस हमें पढ़नी है, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। इसमें एटॉमिक रेडियस 3 तरह की होती है, फोर्थ होती है आयनिक रेडियस, है ना, उसको लास्ट में पढ़ेंगे। पहली है कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनता है। और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए जैसे आपने मान लो Cl2 का एग्जांपल में ले लेता हूँ, Cl2 का, क्लोरीन के पास 7 एटम है ये, और इस वाले क्लोरीन के पास भी 7 एटम है। दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो दोनों इस तरह से अपने एटम को, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ना, ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शेयर ऐसे नहीं करते कि एक इलेक्ट्रॉन को उसने भी बाहर निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन को इसने भी बाहर निकाल लिया, है ना। ये एक दूसरे के ऊपर, मैं दिख रहा हूँ क्या आपको? मैं दिख रहा हूँ? इस तरह से ओवरलैप कर लेते हैं ये देख, दोनों क्लोरीन के एटम इस तरह से थे, इस तरह से ओवरलैप कर लिया। लेकिन ओवरलैप इस तरह से नहीं करेंगे कि बिल्कुल न्यूक्लियस के ऊपर ही आ जाएगा, यूं नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। इतना ही करेंगे कि न्यूक्लियस से भी थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन रहे, क्योंकि आपको पता होगा दोनों न्यूक्लियस पास में आएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव चाहे पास में, रिपल्शन होगा। ठीक है, तो कोवलेंट रेडियस क्या होती है? जिसमें कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जिसमें दो एटम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं। इसको अच्छे से डिटेल में हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोवलेंट रेडियस निकालनी कैसे हमें? जो कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। ये न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस हमने निकाल ली और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ये तो डिस्टेंस है, और कोवलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे? ये ए एटम है, ये ए एटम है, तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बाई 2। कर सकते हैं ना? अब आप बोलोगे कि सर इसकी रेडियस तो इतनी है, यहां से लेकर यहां तक की एक ही रेडियस, तो बट डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहीं तक की आएगी, राइट? है ना?
Yes, sir. ऐसा Yes, Yes, sir. sir. लेकिन उससे कुछ फर्क Yes, नहीं sir. पड़ता, थोड़ा बहुत एग्जैक्ट हम रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी भी एटम की, हम बस उसको कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. तो इसमें लिख लो कोवेलेंट रेडियस में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। इट मे बी डिफाइंड एज, या फिर लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ तो गए ना कोवेलेंट रेडियस क्या होती है। चल हाँ एक दो सर। पॉइंट में लिखवा देता हूँ। कोवेलेंट रेडियस इज जनरली कोवेलेंट रेडियस is generally used for नॉन मेटल्स, क्योंकि हमें पता है नॉन मेटल्स ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मेटल्स के लिए मेटेलिक रेडियस हम आगे पढ़ेंगे, इनर्ट गैसेस के लिए वॉन डेर वाल्स रेडियस हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस क्या है? हमारी दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। शर्त यह है कि दोनों एटम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने चाहिए। इसको है ना बेटा, ये जो डिस्टेंस है इसको बॉन्ड लेंथ भी बोला जाता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ भी बोला जाता है, नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट पढ़ेंगे अच्छे से। हो गया? Yes, sir. तो दोनों आइटम सेम टाइप के होने चाहिए। हाँ दोनों एटम, अभी मैं तीनों केस लिखवा रहा हूँ, इसके बाद ही आप ये नोट करो बस। हो गया? Yes, sir. Yes. चलो, कोवेलेंट रेडियस भी दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है होमो एटॉमिक एंड सेकंड होती है हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक क्या होते हैं? जिनमें दोनों एटम सेम टाइप के हो। जो मैंने पहले एग्जांपल बताया था ना, वो होमो एटॉमिक का था। दोनों एटम सेम टाइप के हो तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? सेम होगी। तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए अपॉन 2, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं बॉन्ड लेंथ बाई 2। ये तो सिंपल ही समझ आ गया होगा। अगर हम Yes. हेटेरो एटॉमिक बात करें तो इसके दो केसेस हो सकते हैं। हेटेरो एटॉमिक में पहला केस मैं लिख रहा हूं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है ना, मतलब जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों की नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो उस केस में क्या होगा? साथ साथ बनाते जाना बेटा, उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं समझाते जा रहा हूँ। ये ए एटम है, ये बी एटम है, उस केस में भी हम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैसे निकालेंगे? रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। सर ईएन का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, है ना। इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। हो गया? पहला केस हमने पढ़ा है, फर्स्ट केस, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। लिख दिया। ठीक है, सेकंड केस है, इसमें एक इम्पोर्टेंट सर लास्ट पेज फॉर्मूला दिखा आता है। सकते हैं। हाँ मैं दिखाऊंगा अभी। सर एक मिनट लास्ट पे देखो। लिखो। हो गया? हाँ सर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
है कुछ, जैसे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो कैसे कोवेलेंट रेडियस। अब आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड समझ आता है? पहले कभी पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? देखो Yes, बेटा, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, हम नॉन मेटल्स को बोलते हैं। हमने पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद है? लेवोइजियर की क्लासिफिकेशन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव Yes. मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स को बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि मेटल्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ये इसको है ना हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जैसे दो दो दोस्त हैं, दो दोस्तों ने 100 रुपए मिला है, 100 रुपीज मिला है, लेकिन ये वाला दोस्त है ना थोड़ा सा क्लेवर है, दोनों ने 100 रुपीज मिला के एक बुक खरीदी। अब ये थोड़ा सा क्लेवर है, थोड़ा सा मतलब शातिर दिमाग का है, ये है ना अपने दिमाग का यूज करके इस बुक को ज्यादा अपने पास रखता है, कुछ ना कुछ बहाना बना देता है, बोल देता है कि हाँ मैं नीचे नहीं आ सकता, रात बहुत होगी, पापा हमें डांटेंगे। हो सकता है ना ऐसा? तो ये कौन है? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा रखता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। इलेक्ट्रॉन कौन है? बुक है। ये कौन है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंस ज्यादा है तो ओवरलैपिंग कम होगी ना, सॉरी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी ना। मान लो ये बी है, ये ए है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो बी वाला इस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को इधर अपने न्यूक्लियस की खींचेगा कि नहीं खींचेगा? सर आपकी Yes. बोलो। वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक। सभी के साथ हो रही है क्या? यस सर। हाँ सर। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हाँ सर। एक मिनट रुको, अब हो तो बताना बेटा, है ना? अभी भी हो रही है? No, sir. अब नो क्लियर। सर। गेट ओपन, गेट ओपन कर। अब देखना, मैं एक और बार बता रहा हूँ, जैसे हमने Cl2 का एग्जांपल लिया था, अब मैं Cl2 की जगह ना HCl का एग्जांपल लेता हूँ। हाइड्रोजन का एटम छोटा सा मासूम सा एटम, कोई इसमें शातिर दिमाग नहीं है, लेकिन क्लोरीन का एटम थोड़ा सा बड़ा सा। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये, अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 करूंगा तो हमारी क्या आ जाएगी? कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। लेकिन अब मैं डिवाइड बाई 2 करके कैसे निकाल सकता? क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या है? एक एलिमेंट है, शातिर दिमाग का है। ये क्या करेगा कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना इस कोवेलेंट बॉन्ड में, हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो क्लोरीन पे आएगा नेगेटिवली चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ आया? हमने बचपन में पढ़ा है कि वाटर है ना पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर का क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचने लग जाता है, इस वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाता है। याद है? थोड़ा बहुत बेसिक्स पुराना पढ़ा होगा ना आपने छोटी क्लासेस में, एसिड एंड बेस में पढ़ा होगा कि एसिड एंड बेस कैसे डिसोसिएट होते हैं वाटर में, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही होते हैं। ठीक है, तो हम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो सिंपली कोवेलेंट रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है कि अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है ए एंड बी की, तो वो होगी रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स ए क्या है?
XA and XB are the electronegativity of A and B. यहाँ पे हमने A उसको माना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, B उसको माना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं स्टीवेंसन एंड शोमेकर इक्वेशन। ये लिख लो, इसमें ना डायरेक्ट आपको डेटा दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, आपको सिर्फ समझना है कि आपको कौन सी रेडियस कैलकुलेट करनी है। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है ना, तो वो बताना चाह रहा है कि आपको कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करनी है, कौन से वाली, हेट्रो एटॉमिक एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंस वाली। तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं दी हुई है तो वो मान के चल रहा है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला करना पड़ेगा, RA प्लस RB वाला। क्लियर? बोलो। Yes, sir. यस सर। आवाज क्लियर है ना, वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो सर। हाँ यस सर। हाँ बेटा। सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ मैं कर देता हूँ। देखो बेटा, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से ओवरलैप करते हैं, दोनों के बीच के न्यूक्लियस से बीच की डिस्टेंस बाई 2 को हम कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करना जरूरी है, उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम, तो हमारी कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। अब कोवेलेंट रेडियस भी दो तरह की होती है, पहली होती है होमो एटॉमिक, दूसरी होती है हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मतलब जिसमें दोनों एटम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दोनों सेम टाइप के, जिनके बीच की डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी। अगर सेम टाइप के हैं तो हम दोनों के रेडियस को कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों की डिस्टेंस बाई 2 कर देंगे, तो हमारी कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। अगर दोनों डिफरेंट है ना, दोनों डिफरेंट है, तो उसके भी दो केस बन सकते हैं। पहला केस होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे ही बने रहेंगे, वो किसी और की तरफ ना तो अट्रैक्ट होंगे ना किसी और का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो उस केस में तो हम दोनों की रेडियस को ऐड कर देंगे, तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी A एंड B की, उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारी कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये वाले फॉर्मूले को बोलते हैं स्टीवेंसन एंड शोमेकर इक्वेशन। ठीक है, XA एंड XB क्या है, XA एंड XB आपने वहां पे पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में, मोल फ्रैक्शन, बट यहाँ पर XA एंड XB इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, याद रखना। क्वेश्चन देखकर यूं मत बहराने मत लग जाना कि सर ने तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया था, यहाँ तो फॉर्मूले में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन तो कहीं दिया हुआ ही नहीं। ये मोल फ्रैक्शन नहीं बेटा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो कंफ्यूज मत होना सिंबल में। क्लियर आ गया समझ में? यस सर। यस सेकंड देखो अब बेटा, कभी भी अगर वॉइस क्लियर नहीं आए तो बताना है ना, हाँ समझ आना चाहिए हमको। वंडरवॉल रेडियस, अब देखो वंडरवॉल रेडियस क्या होती है। अब देखो कोई हाइड्रोजन गैस है, अब हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, मान लो एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो क्या उसमें ओनली हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल होगा क्या? हो सर। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। और आपने ये पढ़ा भी होगा, वंडरवॉल फोर्स का नाम सुनना है आपने, व्हाट इज वंडरवॉल फोर्स? नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में देखो दो तरह के फोर्स होते हैं। एक तो होते हैं जो एटम्स के बीच में हो, तीन तरह के होते हैं वो वाले। पहला तो होता है आयनिक, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दूसरा बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तो तीन तरह के हो गए।
टाइप 2 कैटेगरी में आते हैं वंडरवॉल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सारे हम नेक्स्ट वाले चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं। वंडरवॉल फोर्स क्या होते हैं? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है जो उनको साथ साथ रखता है, उसको हम वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं। अब जैसे मैं इनर्ट गैस की बात करूं, अब इनर्ट गैस ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकती है, ना इलेक्ट्रॉन ले सकती है, ना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकती है। तो वो वाले मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े कैसे रहते हैं, आसपास कैसे रहते हैं वो वाले मॉलिक्यूल? ऐसा नहीं है कि आर्गन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल आपको मून पे मिलेगा, ऐसा नहीं। आर्गन का मॉलिक्यूल अगर किसी रीजन में है तो उस रीजन में उसके काफी सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो वो किस फोर्स से बाइंडेड है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं। समझ आया? ये वीक फोर्स होता है। अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से या कोवेलेंट बॉन्ड से या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो ये काफी वीक बॉन्ड होता है वंडरवॉल बॉन्ड, जो दो मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है। समझ आया? यस Yes. है ना? तो वंडरवॉल रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के लिए हम यूज करेंगे। दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के लिए पहले आप बेटा नोट कर लो, एक बार नोट करोगे ना थोड़ा इजी आपको लगेगा समझने में। इट इज डिफाइंड ठीक है। एज, पहले आप नोट कर लो फिर मैं एक और बार समझाता हूँ। इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट molecule in bonded state। ठीक है, मैंने बताया था आपको जब हम एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ रहे थे कि एटम की रेडियस कैलकुलेट करना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन हम मॉलिक्यूल की रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है ए एंड बी वाला, इस तरह का, ये भी ए एंड बी मॉलिक्यूल है इस तरह का, ये भी ए एंड बी मॉलिक्यूल है इस तरह, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये ए है, ये ए है एंड ये बी है। ठीक है, अगर आपको बी की रेडियस निकालनी है तो इन दोनों से न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो आपको बी की रेडियस मिल जाएगी, डिस्टेंस बी एंड बी। अगर आपको ए की रेडियस निकालनी है तो दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए, और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो रेडियस ऑफ ए आ जाएगी। अब ये मैंने बोला है कि एग्जैक्ट रेडियस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन उनको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे वंडरवॉल रेडियस ऑफ बी हमें निकालनी है तो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड बी निकाल के उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। वंडरवॉल रेडियस ऑफ ए निकालनी है तो उसको डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब ये हम कंपेयर कर सकते हैं ओनली, तो आपको देखकर पता लग जाएगा कि आपको वैसे देखकर पता लग ही रहा होगा। अगर हम कोवेलेंट रेडियस और वंडरवॉल रेडियस को कैलकुलेट करें, वंडरवॉल रेडियस क्या होगी? दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस, तो दोनों के में बड़ी कौन सी होगी? वंडरवॉल और कोवेलेंट। ये वंडरवॉल रेडियस है, ये कोवेलेंट रेडियस है, कौन सी बड़ी होगी? वंडरवॉल होगी ना बेटा, Wonderwall। क्योंकि ये दोनों एटम्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, थोड़ी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, जबकि ये तो ओवरलैप कर रहे हैं। सबसे छोटी रेडियस होगी कोवेलेंट रेडियस। जब है ना हम रेडियस का ट्रेंड पढ़ेंगे ना कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है उसका ट्रेंड, तो हम रेडियस के ट्रेंड में पढ़ेंगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज होगी एटम की। मतलब सोडियम सबसे बड़ा, उससे छोटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से छोटा एल्यूमिनियम, तो वो डिक्रीज कैसे होगी, वहां पे इसकी काफी ज्यादा हेल्प आने वाली है। देखो कोवेलेंट रेडियस कौन बनाता है? नॉन मेटल बनाता है, ठीक है। और मेटेलिक रेडियस कौन बनाता है? मेटल बनाता है। मेटेलिक रेडियस कुछ इस तरह से होगी, मेटल है ना एक दूसरे को टच करते हैं,
तो इसमें अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या ये कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होगी क्या? अरे बेटा तीन तीन मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं मेटेलिक रेडियस का जिसमें मेटल एक दूसरे को टच करते हैं। दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ मैं कोवेलेंट रेडियस का जिसमें दो एटम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। और तीसरा मैं बना रहा हूँ वंडरवॉल रेडियस का जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में निकलेगी। तो सबसे बड़ी रेडियस कौन सी है बताओ? वंडरवॉल। वंडरवॉल रेडियस। उससे छोटी कौन सी है? उससे छोटी है मेटेलिक, मेटालिक रेडियस। क्योंकि ये एक दूसरे को टच कर रही है। और सबसे छोटी कोवेलेंट रेडियस। कंपेयर कर सकते हैं ना? तो वंडरवॉल Yes, रेडियस sir. क्या है? जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हम निकाल सकते हैं या फिर इनर्ट गैसेस के बीच में, क्योंकि इनर्ट गैस भी ना तो इलेक्ट्रॉन देती है ना इलेक्ट्रॉन लेती है ना इलेक्ट्रॉन को शेयर करती है। तो वहां तो ना तो आयनिक बॉन्ड बनने वाला है ना मेटेलिक बॉन्ड बनने वाला है ना कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाला है। तो उनकी रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? उनकी रेडियस हम वंडरवॉल कैलकुलेट करेंगे। कैसे? जो एडजेसेंट हमारा एटम है उसके न्यूक्लियस से बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वंडरवॉल रेडियस आ जाएगी। समझ आया? आ गया Yes, समझ sir. में? ये Yes, नोट कर लो बेटा जल्दी से। Yes. हाँ बेटा। सर बट डिस्टेंस तो डिफर करेगा ना डिफरेंट डिफरेंट एटम्स में, मतलब हाँ बेटा वो डिफर करेगा। अब मैंने ये आपको इसलिए तो एग्जांपल बताया, अगर आपको बी की रेडियस निकालनी है तो बी टाइप वाले को बी टाइप वाले से न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। जैसे कोई HCl का मॉलिक्यूल है, HCl का मॉलिक्यूल इसी तरह का दिखेगा, H छोटा और Cl बड़ा। अब Cl की रेडियस, Cl की वंडरवॉल रेडियस निकालनी है तो इस तरह से मॉलिक्यूल को लाना पड़ेगा पास में, फिर दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये Cl की वंडरवॉल रेडियस हो जाएगी। ओके सर। क्लियर? यस सर। सर मैं पूछ रहा था वो डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ना? हाँ बेटा डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि रेडियस को एग्जैक्ट वैल्यू में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बस उनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर Okay, हमें पता चले कि हाइड्रोजन और हीलियम में हमें कंपेयर करना है, हाइड्रोजन एंड हीलियम में, तो ऑफ कोर्स हीलियम की ज्यादा रेडियस होगी, क्योंकि हमें पता है कि हीलियम के केस में हम वंडरवॉल रेडियस कैलकुलेट करेंगे और हाइड्रोजन के केस में हम कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करेंगे। समझ आया? यस सर। यस सर। नोट कर लिया ये? यस सर। कर दो रेस। श्रेया, नीरव, Yes, sir. चलो इसमें थोड़े बहुत पॉइंट लिख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि ये हम सॉलिड स्टेट में डिफाइन करते हैं, क्योंकि गैसियस स्टेट में तो मॉलिक्यूल काफी दूर दूर भी जा सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है VR is not applicable for metals। मेटल्स के केस में हम वंडरवॉल रेडियस नहीं निकालने वाले। इनर्ट गैसेस के केस में हम हमेशा वंडरवॉल रेडियस ही निकालेंगे। ओनली वंडरवॉल रेडियस इज डिफाइंड। फोर्थ, वंडरवॉल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। रीजन आपको समझ आई क्या होगा? वहां पे ओवरलैपिंग होती थी तो वो रेडियस सबसे छोटी होगी, जबकि यहाँ पर हम दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स की बीच की डिस्टेंस निकाल। तीसरा होती है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस बेटा है ना, हम क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, उसमें भी अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं ये बता देता हूँ कि जो मेटल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को इस तरह से टच करते हैं। इस तरह से टच करते हैं। तो किन्हीं भी नेबर मेटल्स के बीच की डिस्टेंस अगर हम निकाल लें और उसको डिवाइड बाय 2 कर दें तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी?
मेटेलिक रेडियस हो जाएगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय 2। आया समझ में? यस सर। नोट करो, ये ऊपर का नोट कर लिया है क्या? चलो मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूंगा। सर हाँ बेटा। सर फिर मेटेलिक रेडियस सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगी ना? हाँ, मेटेलिक रेडियस सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगी, लेकिन वो भी उस केस में कि सेम मेटल्स के बीच में हो। यस सर। हो गया? यस सर। कंपेयर कर लेते हैं वोंडरवॉल रेडियस लॉन्गेस्ट होगी, देन मेटेलिक रेडियस, देन कोवेलेंट रेडियस। ये आगे जाके काफी हेल्प करेगा, इंपॉर्टेंट साइन लगा लेना। आपके दिमाग में भी समझ आ गया होगा ये वोंडरवॉल रेडियस क्यों है, क्योंकि वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर, प्रेजेंट है दो मॉलिक्यूल। ठीक है, मेटेलिक रेडियस एक कोवेलेंट रेडियस वजह से वो सबसे छोटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है इस चैप्टर का, ट्रेंड। है ना, रेडियस के ट्रेंड देख रहे हैं हम कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह से रेडियस ट्रेंड करती है। पहला ट्रेंड देखेंगे अलोंग पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियड में जाएं तो क्या होगा। देखो हमने जेड इफेक्टिव पढ़ा था, जेड इफेक्टिव क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। जेड इफेक्टिव क्या होता है, न्यूक्लियस की पावर, इफेक्टिव न्यूक्लियर पावर, है ना। अब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा था, न्यूक्लियस पावरफुल बनता जा रहा है। बोलो, बन रहा है ना? न्यूक्लियस पावरफुल बन रहा है तो वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है तो एटम के साथ श्रिंक होता जा रहा होगा। यस अरे Yes, बेटा, sir. ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। पहले मान लो इफेक्टिव न्यूक्लियर पावर 1 था, मतलब एक इफेक्टिव प्रोटॉन खींच पा रहा था और दूसरी खींच पा रहे, तो ये वाली आउटर बाउंड्री होगी वो श्रिंक होगी ना, इधर की साइड आएगी। टग ऑफ वॉर खेलते हैं, टग ऑफ वॉर में 10% इधर है ए टीम में, 10% बी टीम में, तो रेडियस मेंटेन्ड है। लेकिन ए टीम में 1% और आ गया तो वो तो उसको अपने पास खींचेगा ना। रेडियस क्या है, वो जो रोप की डिस्टेंस है, जो रोप यूज कर रहे हैं, जैसे ही 1% और ए टीम में आ गया, सामने वाली टीम को अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, रोप की डिस्टेंस कम होती जाएगी। उसी को तो रेडियस बोल रहे हैं हम। समझ आया? तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, हमारा जेड इफेक्टिव क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। सो साइज क्या होगी या रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज। समझ आया? ये पता है ना जेड Yes, sir. इफेक्टिव कैसे इंक्रीज हुआ था, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अगर यहाँ डाउट हो रहा है तो बताओ, वरना ये समझ नहीं आएगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज कैसे हो रहा था पता है ना, सोडियम sir. मैग्नीशियम Number of एल्यूमिनियम protons में of this. प्रोटॉन 11 है, इसके पास 12 है, इसके पास 13 है। इलेक्ट्रॉन इसके पास 11, मैं इनर इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ, इनर इलेक्ट्रॉन IE लिख देता हूँ मैं। इनर इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है। आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 था, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है। आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाले कितने हैं, इसके पास 10 है, लेकिन खींचने वाले ओनली 11 है। इसके बाद आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाले तो 10 ही है, लेकिन खींचने वाले 12 है। देखो ए टीम में 2% बढ़ गए, यहाँ पे 1% बढ़ा था, यहाँ पर 2% बढ़ गए, यहाँ पे 3% बढ़ गए। ज्यादा कौन खींचेगा, एल्यूमिनियम खींचेगा ना। एल्यूमिनियम खींचेगा तो सोडियम क्या होगा, सबसे बड़ा, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। बोलो आया समझ में?
Yes, sir. Yes, sir. जैसे जैसे Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा साइज क्या होती जाएगी, डिक्रीज। Z इफेक्टिव की हमने डेफिनेशन ही लिखी थी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियस की पावर को डिफाइन करता है। न्यूक्लियस कितना पावरफुल है, जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहा है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को। तो जितना ज्यादा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन उतना ही उसके पास आएगा और उतना ही एटम श्रिंक होता जाएगा। क्लियर है ना? Yes. दूसरा ट्रेंड देख रहे हैं अलोंग ग्रुप, मतलब डाउन द ग्रुप अगर हम आएंगे तो क्या होगा। देखो डाउन द ग्रुप आ रहे हैं जैसे सोडियम, सोडियम के नीचे आते हैं पोटेशियम, देन रुबिडियम। सोडियम में आते हैं 3 शेल, पोटेशियम में कितना आएंगे 4 शेल, एक शेल ही इंक्रीज हो गया। रुबिडियम में कितना आएंगे 5 शेल, है ना? शेल ही इंक्रीज होते जा रहे हैं। 2BH के बड़ा कि 3BH के, 2BH के बड़ा कि 3BH के, बोलो 3 3BH के, 3BH के 3BH के बड़ा कि 4BH के, 4BH के। तो जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं एक एक रूम बढ़ता जा रहा है ना, एक एक शेल बढ़ता जा रहा है, तो साइज क्या होती जा रही है इंक्रीज। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, n जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो साइज ऑल्सो इंक्रीजेस। बोलो समझ आया? Yes. Yes. ठीक है, अब कंपेयर करते हैं हम कुछ रेडियस को कंपेयर करते हैं। नोट किया ये? हाँ Yes, sir. चलो कंपेयर करना है हमें पीरियड 1 को। पीरियड 1 में कौन होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज क्या होनी चाहिए डिक्रीज, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज होगी। रीजन आपको पता है, हीलियम के केस में क्या होगी वंडरवॉल रेडियस, हाइड्रोजन के केस में कोवेलेंट रेडियस। सर एक्सेप्शन है ना ये? क्लियर? एक्सेप्शन नहीं है बेटा, ये तो आपको रीजन पता ही है। वंडरवॉल रेडियस हमेशा जो इनर्ट गैसेस होगी वो पूरे पीरियड में सबसे बड़ी एटम्स माने जाएंगे, क्योंकि उनकी जो रेडियस कैलकुलेट की जाती है वो होती है वंडरवॉल रेडियस। पीरियड 2 में कौन कौन आते हैं, पीरियड 2 में आते हैं हमारे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज क्या होगी डिक्रीज, मतलब लिथियम बेरिलियम से बड़ा, बेरिलियम से बोरॉन छोटा, कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आता है नियोन, लेकिन नियोन की क्या होगी वंडरवॉल रेडियस कैलकुलेट होगी, क्योंकि वो सबसे इनर्ट आगे। गैस है। तो नियोन को कहाँ रखेंगे, सबसे आगे। समझ आया? Yes, sir. बोलो। yes, sir. Yes, sir. पीरियड नंबर 3 आर्गन, क्योंकि आर्गन इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस के बाद सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन। आया समझ में? ग्रुप नंबर 1 को कंपेयर करते हैं। ग्रुप नंबर 1 में तो कुछ भी नहीं है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिथियम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, उसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीरियम। फ्रेंशियम होता है, लेकिन फ्रेंशियम को भी हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, फालतू एलिमेंट है, उसको हमको स्टडी नहीं करना है। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 में आता है बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, सुंदर, बाप, राजी, राजी, आरे, रेडॉन, रेडोन ही रेडियम। रेडियम इज ऑल्सो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सो उसको भी कंसिडर नहीं करना। क्लियर? Yes, sir. यहाँ तक तो हमारे कोई एक्सेप्शन नहीं आए थे, बट अब एक्सेप्शन वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर को है ना बार बार देखना, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक्सेप्शन से ही अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जेई मेंस में, एडवांस में एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनेंगे, तो याद रखना। ठीक है, पहला एक्सेप्शन देख रहे हैं हम डी ब्लॉक में। ध्यान देना बेटा, सारे आंख और कान खुले रखना।
डी ब्लॉक में मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, आप ये नोट करो पहले, फिर उसको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान देना बिल्कुल अभी। सर आप फिर से बता सकते हैं क्लास exception? चालू है ना? क्या नौटंकी कर रहे हो? अभी तुम क्लास चालू है क्या चीज का? क्या? अभी तुम सिंसियर हो जाओ, इतना समय जो ऑनलाइन क्लास रहेगा, आज मैं भैया को बोल करके इसको फाइनली बंद करवाती हूँ। अपना क्लास का टाइम देखो, कितने घंटे से क्लास चल रहा है, तुम अजगर की तरफ फाड़ फाड़ के मुंह। सॉरी बच्चों, कोई सर पेरेंट थे। हाँ बेटा सर आप एक्सेप्शन वापस एक बार बता सकते हो बोलो। डी ब्लॉक वाला? एक्सेप्शन अभी exception तक नहीं वापस बताया बोल बेटा, सकते अभी बताऊंगा फर्स्ट एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन? हेलो। हेलो सर। हाँ बेटा, सर वही सर डी ब्लॉक वाले पूछ रहे हैं। अभी नहीं बताया बट बेटा वो मैं बताऊंगा, आप पहले ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, अभी हाँ नहीं सर। बताया। नोट कर लिया? सर एक बार लास्ट स्लाइड बताओ ना। ये लो लास्ट स्लाइड। हो गया। ये एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, नंबर ऑफ शेल्स बताता है, आपने क्वांटम नंबर ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ठीक है, एक्सेप्शन देख रहे हैं हम पहला डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक के हम पीरियड नंबर 4 पे जाते हैं। देखो पीरियड नंबर 4 कौन सा है डी ब्लॉक में? स्कैंडियम, अच्छे से मैं बता देता हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, देन जिंक। यही है डी ब्लॉक का फोर्थ पीरियड, यस सर। जहां से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर मैं एटॉमिक नंबर देखूं तो ये 21 है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो यहाँ पे आएगा 3D1, 3D2, 3D3, 3D5। एक्सेप्शन था क्रोमियम का, याद है ना, 3D5 4s1। मैग्नीज इज ऑल्सो 3D5, आयरन 3D6, कोबाल्ट 3D7, 3D8, यहाँ पर 3D10 हो जाएगा, एक्सेप्शन था कॉपर का, और वापस से 3D10। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है सिंपल सा कि पीरियड नंबर 4 में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है, तो 3D4 पॉसिबल नहीं है। देखो 3D4 नहीं आया ना, 3D3 के बाद डायरेक्ट 3D5 आ गया, और 3D9 भी पॉसिबल नहीं है, 3D8 के बाद डायरेक्ट 3D10 आ गया। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस यस सर। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको नहीं समझ आया है? एक और बार बताऊंगा मैं, समझ गए? यस सर। यस सर। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है, तो 3D4 एंड 3D9, क्योंकि 3D4 क्रोमियम की होनी चाहिए थी लेकिन उसकी क्या होती है 3D5, 3D9 कॉपर की होनी चाहिए थी लेकिन उसकी क्या होती है एक्चुअल में 3D10। क्लियर? अब देखना, एक ध्यान देना, मैंने जब आपको जेड इफेक्टिव पढ़ा रहा था तब मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि इसकी जो शील्डिंग पावर होती है ना, उसका ऑर्डर बताया था। सबसे अच्छी शील्डिंग देता है एफ, देन पी, देन डी एंड देन एफ। ये डी एंड एफ जो होते हैं ना, ये पुअर शील्डिंग हमें देते हैं। पुअर शील्डिंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने देंगे, इजीली अंदर आने देंगे, कोई नहीं रोकने वाला, है ना। लेकिन एस एंड पी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर नहीं आने देंगे, वो तो बाहर भेजेंगे, रिपल्स करेंगे। याद है ना ये वाला? यस सर यस सर। यस सर। आगे बढ़े क्योंकि ये लिंक होने वाला है, अभी ध्यान देना। अब देखो जो एक्सपेक्टेड वर्जन है वो तो यही होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाएं तो साइज क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पर देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है, डी सबशेल में एंटर हो रहा है ना। डी सबशेल क्या करता है, पुअर शील्डिंग बोलता है। तो हम स्कैंडियम से वेनेडियम तक तो मान के चलेंगे कि हाँ हमारा Z इफेक्टिव बढ़ रहा था और साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कैसे Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो वो इजीली आपके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर आएंगे क्रोमियम में, क्रोमियम से लेके कोबाल्ट तक, तो Z इफेक्टिव तो इंक्रीज हो ही रहा है लेकिन रिपल्शन भी इंक्रीज हो रहा है। रिपल्शन क्यों इंक्रीज हो रहा है, सॉरी रिपल्शन डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। देखो अब जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं ना, मैं यहाँ पर आपको सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर बता देता हूँ। ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, देन जिंक। ये था 3d1 4s2, 3d2 3d3 3d5, मैग्नीज 3d5 3d6 3d7 3d8 3d10 and 3d10, 4s2 4s2 4s1 4s2 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 4s1 4s2, यही होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में नहीं आ रहे, डिफरेंट है ये चीज, इसको अच्छे से समझना, तभी बहुत बार देखना इस वीडियो को, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा तब भी अच्छे से देखना इसको। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, इनर शेल में आ रहे हैं, इनर शेल में आ रहे हैं ना। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तो सेम है, राइट, लेकिन इनर शेल में भी किस वाले शेल में आ रहे हैं, डी सब शेल में आ रहे हैं, जिसकी शील्डिंग क्या है, पुअर है। शील्डिंग पुअर है तो ये क्या करेगा, इसको बाहर भेजेगा ना, बोलो। यस सर। मतलब जो पहले साइज डिक्रीज हो रही थी, अब वो साइज क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। और इन बीच वाले एलिमेंट्स को रिपल्शन की वजह से साइज Z इफेक्टिव और रिपल्शन फोर्स जो होगा ना वो बराबर हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाले में तो हमारा जो रिपल्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा Z इफेक्टिव से। बोलो समझ आया? नो सर। यस नहीं आया क्या, समझाऊं एक और बार? यस सर। हाँ सर सर वो बाहर कैसे पुश करेगा 4s को? अरे बेटा एक बार ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे थे कि अभी शुरू के केसेस में तो हमने मान लिया कि 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये तो हमारा ज्यादा पुअर शील्डिंग नहीं दे पा रहे, तो क्या होगा, ये तो हमारी साइज को डिक्रीज करेगा इसे, है ना। लेकिन अब ये क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, डी सबशेल में आ रहे हैं। डी सबशेल में आ रहे हैं तो पुअर शील्डिंग हो रही है, पुअर शील्डिंग हो रही है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो वो तो अंदर जा रहे हैं, लेकिन इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बाहर के शेल्स पे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये समझो। जैसे जैसे इनर शेल में आ रहे हैं, पहले 2-3 इलेक्ट्रॉन तक तो हमने मान लिया था कि उतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं अंदर के शेल में तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे ना, जा रहे होंगे कि नहीं? यस सर, यस सर। तो पहले केस में तो चलो 2-3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो चल गया काम, तो हमने वही ट्रेंड यूज किया जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो रिपल्शन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक चीज जो है जो अंदर खींच रही है उसको हम Z इफेक्टिव बोल रहे हैं, और एक चीज है जो बाहर भेज रही है उसको रिपल्शन बोल रहे हैं। तो बीच वाले एलिमेंट्स में रिपल्शन हम इक्वल मान रहे हैं Z इफेक्टिव के, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, साइज लगभग सेम मानी जाएगी, समझ आया। लेकिन जैसे जैसे हम और इलेक्ट्रॉन अंदर डालते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा ना। यस सर। यस सर। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तो सेम है,
इनर शेल में आप और बढ़ते जा रहे हो तो वो तो ना अंदर आ देंगे, वो तो रिपल्शन करेंगे ना। एक ही ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, रिपल्शन करेंगे तो साइज इंक्रीज होती जाएगी। अब एक टाइम ऐसा आएगा कॉपर एंड जिंक के टाइम पर कि रिपल्शन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और रिपल्शन ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो जेड इफेक्टिव से इंक्रीज हो गया, मतलब मैं अंदर खींच रहा था उससे ज्यादा वो बाहर भेजने लग गया, तो साइज इंक्रीज होगी ना। यस बोलो, यस सर, अब आया Yes, समझ sir. में? यस सर, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं तो रिपल्शन बढ़ रहा होगा, ऑफ कोर्स रिपल्शन बढ़ रहा होगा। तो शुरू में तो हमने चलो मान लिया जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा था, लेकिन बीच वाले केस में रिपल्शन जेड इफेक्टिव के बराबर हो जाएगा, और लास्ट वाले केस में रिपल्शन जेड इफेक्टिव से भी ज्यादा हो जाएगा। तो जो एक्चुअल ट्रेंड होता है ना, वो ये नहीं होता है कि लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक्चुअल ट्रेंड में लिखवा देता हूँ, ये आपको मैं याद करने का तरीका भी बता दूंगा। एक्चुअल ट्रेंड होता है, सबसे बड़ा होता है स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद आ जाता है जिंक। जिंक कहाँ से आया, ये वाला, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो गया जेड इफेक्टिव से। जिंक के बाद आ जाएगा वेनेडियम, वेनेडियम के बाद आ जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम के बराबर होगा मैग्नीज, के बराबर होगा आयरन, आयरन के बराबर होगा कॉपर, एंड कॉपर से छोटे होंगे कोबाल्ट, एंड देन निकल। सर कॉपर टाइटेनियम के बाद में कैसे किया? बेटा वो एक्सेप्शन है, आप याद ही कर लो, मैंने बस आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए बताया है। इसका मैं ट्रिक भी बता दूंगा किस तरह से है, ठीक है? क्योंकि कॉपर में एक तो चीज ये है कि आउटर मोस्ट शेल में ओनली एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना जिंक के केस में। अब देखो इसका कोड लिख लो, इसका रीजन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए हम रीजन बताते हैं, बट ये ट्रेंड जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। लिखा क्या ये ट्रेंड? 1 मिनट सर। यस सर। देखो एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड हमारा यही था, स्कैंडियम, स्कैंडियम से बड़ा टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैग्नीज, देन Mn, देन Fe, देन कोबाल्ट, देन निकल, देन कॉपर, देन जिंक। मतलब एक्सपेक्टेड में हम क्या कर रहे थे, कॉपर को जिंक से बड़ा कर रहे थे, राइट? लेकिन जिंक के केस में हमारा जो रिपल्शन है ना, वो जेड इफेक्टिव से बड़ा हो गया है, तो वो इन सभी से बड़ा हो गया है, आयरन से लेके मैग्नीज से लेके सभी से बड़ा हो गया। टाइटेनियम के जस्ट बाद आ गया जिंक, क्योंकि जिंक के केस में हमारा रिपल्शन जेड इफेक्टिव से बड़ा हो गया। क्लियर? तो इसका कोड ले लो, इन दोनों को मिलकर लिख लो स्कूटी। स्कूटी ने जिंक की ने जिंक वैसे इक्वल कोई नहीं, स्कूटी ने जिंक वैसे इक्वल कोई नहीं। ठीक है, ये 4 इक्वल होंगे, याद रखना, इनकी साइज लगभग इक्वल होती। हो गया? यस 1 मिनट सर। 1 मिनट सर। नोट करो बेटा जल्दी। सर बेटा सर रिपल्शन जेड इफेक्टिव से निकल से चालू हो रहा है, मतलब रिपल्शन से बड़ा, रिपल्शन जेड इफेक्टिव से बड़ा। नहीं, निकल कॉपर। से बड़ा नहीं, सिर्फ जिंक के केस में हो रहा है, कॉपर एंड जिंक के केस में रिपल्शन बड़ा है जेड इफेक्टिव से। सर बस कॉपर एंड जिंक में। हाँ,
Yes, sir. इस वजह से कॉपर कोबाल्ट एंड निकल से भी बड़ा है और जिंक तो सभी से बड़ा है। तो सर क्रोमियम से निकल तक इक्वल है repulsion हाँ, और ZF? क्रोमियम से आयरन तक। कोबाल्ट और निकल फिर? कोबाल्ट और निकल का भी इक्वल है, लेकिन कॉपर का रिपल्शन काफी ज्यादा हो रहा है, इस वजह से कॉपर की साइज आयरन, मैग्नीज और क्रोमियम के बराबर होगी। हमारा एक्सपेक्टेड वर्जन क्या था, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगी, लेकिन क्रोमियम से लेकर आयरन तक की तो इक्वल होगी, है ना। कोबाल्ट और निकल की छोटी होगी किससे, कॉपर। ओके सर। ये कोबाल्ट और रीजन, निकल की इनसे डिफरेंट होगी ना, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन से? हाँ हाँ, उनसे छोटी होगी। ओके सर। कर दो ही रहे बच्चों। यस यस सर। सर। दूसरा देखो, दूसरा हमारा एक्सेप्शन है बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में देखो ये होता है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोर्ड कहां तक लिखवा दिया मैंने आपको, बोलो। सर ग्रुप 10 12 तक सर। लिखा दिया ना, आज पूरे करवा दूंगा, मुझे याद दिलाना। एक्सपेक्टेड क्या थे, एक्सपेक्टेड हमारा वर्जन है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाएंगे हमारी साइज छोटी होती जाएगी, मतलब बोरॉन एल्यूमिनियम से छोटा, देन गैलियम, देन इंडियम, देन टीएल। लेकिन एक्चुअल लिख लो, एक्चुअल क्या होगा, बोरॉन से बड़ा होगा गैलियम, गैलियम से बड़ा होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा होगा इंडियम, इंडियम से बड़ा होगा टीएल। बिकॉज यहाँ पर जब हम गैलियम पर आते हैं ना, देखो जिंक के बाद क्या आता है, गैलियम आता है। गैलियम पे आपको क्या लगेगा, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। अभी मैं समझाऊंगा इस टर्म को, ठीक है। यहाँ तो साइज छोटी ही हो जाती है, और इन दोनों की अगर मैं साइज बोलूँ ना तो डिफरेंस काफी मिनिमम होगा। वेरी लो। पहले नोट करो फिर मैं समझाता हूँ। सर अपने गैलियम और एल्यूमिनियम के लिए साइज क्या लिखा है सर? साइज में डिफरेंस काफी है, लेकिन इन दोनों की साइज में ये ट्रेंड तो सेम ही है, लेकिन हम ये बोल रहे थे ना जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं, शेल बढ़ते जा रहे हैं, तो साइज में डिफरेंस काफी ज्यादा आएगा, है ना। तो ट्रेंड तो सेम ही, लेकिन दोनों की साइज लगभग सेम ही होती है, ठीक है। वेरी लो है साइज का डिफरेंस। गैलियम और एल्यूमिनियम में लो है या ज्यादा है साइज का डिफरेंस? गैलियम छोटा होता है, काफी छोटा होता है एल्यूमिनियम से, ये एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सर और इंडियम और टीएल में डिफरेंस छोटा है? हाँ, काफी कम डिफरेंस है, हम इनको इक्वल भी बोल सकते हैं, कुछ बुक्स में इक्वल भी लिखी रहती है इनकी साइज। मैं इनकी साइज भी लिखवा देता हूँ आपको, देखो इसकी है 85, इसकी है 135। ये याद नहीं करनी है, मैं लिखवाता भी नहीं, लेकिन कंपेयर करने के लिए आप देख लो। 167 और 170, अरे एमस्ट्रॉन्ग में है। ये पिकोमीटर में दी हुई है, पिकोमीटर में, है ना। याद नहीं करनी है, लेकिन ये ट्रेंड जरूर याद रखना है हमें। लिखा आपने सभी ने? देखो मैं एल्यूमिनियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। गैलियम की लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p1। यही होगी ना, यस सर। बोलो। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे थे वो किस में हो रहे थे, डी में हो रहे थे ना। इससे पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो डी में जा रहे थे,
मतलब डी के जो शेल है, डी का जो सब शेल है वो इस तरह का बनेगा, डबल डम्बल। जो नए इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं उनको चार चार जगह मिलेगी अंदर एंटर होने के लिए, मिलेगी ना। वेरी लो डिफ्यूज, वेरी मच डिफ्यूज होते हैं ये। यस सर। याद है ना, हमने शील्डिंग पावर करी थी। आप शील्डिंग से भी कंपेयर किया करो। देखो अगर शील्डिंग बढ़ रही है, शील्डिंग अगर इंक्रीज हो रही है, शील्डिंग इंक्रीज हो रही है तो साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। शील्डिंग इंक्रीज हो रही है मतलब दो दो टीम्स में वॉर हो रहा है, मैं अपनी शील्डिंग इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब उनको रिपल्स करने की तैयारी कर रहा हूँ, उनको दूर भेज रहा हूँ, तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। शील्डिंग अगर कमजोर हो रही है, शील्डिंग अगर डिक्रीज हो रही है तो साइज भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये शील्डिंग जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव। ये बात मानते हो? यस बोलो। यस अब देखो यहाँ पर जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहे हैं, डी वाले में जा रहे हैं ना। अब डी वाले में जा रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ते ही जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने होंगे, 31। लेकिन जो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आपके डी सबशेल में आ रहे हैं, जो किसी काम के नहीं है। जैसे मान लो आपने वो 300 मूवी देखी है स्पार्टन्स वाली, बोलो। सर। अब वो स्पार्टन में वो 300 के 300 ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इस वजह से वो काफी बड़ी आर्मी से भी लड़ लिए, सामने वाले जियूस की आर्मी से, है ना। उसके बाद आपने 300 का सेकंड, अभी ऐसा नहीं है कि जाकर आपको 300 देखनी, मैं जनरली समझा रहा हूँ। उसका सेकंड वो देखना, उसका सेकंड जो मूवी का सेकंड मूवी आई थी ना 300 की, उसमें जो थे उन्होंने जो अपनी आर्मी खड़ी करी थी, उसमें उन्होंने लोहारों को ले लिया और बार्बर को ले लिया और जो भी घर पे काम करने वाले थे उन सभी को ले लिया। तो क्या वो आर्मी कोई स्ट्रांग होगी क्या, नहीं होगी ना, क्योंकि वो कोई जैसे तालिबान है और अफगान की आर्मी है। अब अफगान की आर्मी उतनी ज्यादा ट्रेंड नहीं है कि वो तालिबान से टक्कर ले सके, तो तालिबान वाले काबुल में एंटर हो गए ना। तो यहाँ पे भी हमारे चलो इतने तो ट्रेंड थे, हमारे 30 में से 20 तो ट्रेंड थे, लेकिन 10 थोड़े कमजोर हो गए ना। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसको अंदर आने देगा, अंदर आएगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो गैलियम की साइज क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट थे उनमें से 10 किसके थे, डी के थे। ये वीक सोल्जर्स थे, वीक सोल्जर्स थे, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है वो इजीली अंदर तक आ जाएगा, काफी ज्यादा अपनी टेरिटरी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। इस वजह से गैलियम की साइज इतनी डिक्रीज हो जाती है कि वो एल्यूमिनियम से भी छोटी हो जाती है। समझ आया? यस बोलो। सर। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो टीएल है उसकी साइज इंडियम से लगभग बराबर होती है। अब ऐसा क्यों, इंडियम पे जब आओगे ना, टीएल पे जब आओगे, टीएल के केस में आपको ये ग्रुप नंबर सॉरी पीरियड नंबर 6 में होता है। पीरियड नंबर 6 में आपको लेंथेनॉइड मिलने लग जाते हैं। कौन मिलने लग जाते हैं, लेंथेनॉइड। इंडियम में तो ओनली डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन लग रहा था कि हाँ इसकी भी आर्मी में 10 ऐसे लोग थे जो कमजोर थे, लेकिन टीएल में तो 14 ऐसे और आ गए जो और ज्यादा वीक हैं, एफ वाले। कौन आ गए, एफ वाले। एफ वालों की शील्डिंग तो मैंने और पुअर बताई थी ना, वो तो बिल्कुल ही ट्रेंड नहीं है, वो तो नो सीखी है बिल्कुल, ठीक है। तो जो टीएल की भी होगी ना साइज, वो इंडियम के लगभग बराबर होगी। अगर हम रूल से चलते तो काफी ज्यादा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती है, लगभग बराबर होती किससे, इंडियम से। बात समझ आई, बोलो। सर कैन एक्सप्लेन अगेन? बच्चों आवाज नहीं आ रही? हाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं आपको पीरियोडिक प्रॉपर टेबल बताता हूँ।
ये पीरियोडिक टेबल है, खुल जा। देखो पीरियोडिक टेबल दिख रही है आपको? यस सर। Yes, sir. गैलियम यहाँ पर है, ये गैलियम। गैलियम से पहले ये जितने भी वो हैं ये डी ब्लॉक वाले, और मुझे पता है कि डी ब्लॉक में जो शील्डिंग होती है वो काफी पुअर होती है। टीएल यहाँ पर है, टीएल वाले में डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स तो आ ही रहे थे, ये डी ब्लॉक वाले, उनके साथ साथ ये लेंथेनॉइड भी तो आ रहे हैं, समझ रहे हो? Yes. है ना? तो और ज्यादा अब जो सोल्जर आने वाले थे उन्होंने सोल्जर्स को रख लिया, तो क्या वो आर्मी जो है वो क्या पावरफुल हो गया? बिल्कुल नहीं होगी ना। जो नए इलेक्ट्रॉन आ रहे थे Hg तक, वो सारे नए इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे थे? F ब्लॉक में जा रहे थे, जो काफी पुअर शील्डिंग कर रहा था। तो Tl के केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा 81th इलेक्ट्रॉन, 81th इलेक्ट्रॉन को तो कितने कम 10 तो ये डी ब्लॉक वाले और 14 F ब्लॉक वाले, इनसे बचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो 81th इलेक्ट्रॉन होगा वो तो काफी अंदर तक आ जाएगा ना, मतलब उस एटम की साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। साइज डिक्रीज हो जाएगी तो वो लगभग IN के बराबर हो जाएगी। बात समझ आई? Yes. बोलो बच्चों, आ गया समझ में अब? सर ढंग से नहीं समझ में आया। सर नहीं देखो समझ में मैं आ रहा है। एक मिनट बता रहा हूँ, एक और बार बता रहा हूँ, रुको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ TL। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना? अब इसमें देखो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं। इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से 14 जो है वो तो F ब्लॉक में है, D जो है वो 10 जो है वो D ब्लॉक में। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिपल्स कर रहे होंगे? 80 इलेक्ट्रॉन रिपल्स कर रहे होंगे इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को जो इनर शेल में, बोलो कर रहे होंगे ना? 80 नहीं, 78 78, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल ये है। 78 में से जो अच्छी शील्डिंग देने वाले हैं वो कितने हैं? वो -24 अगर मैं कर दूं तो 4 एंड 5, 54 ही हैं जो स्ट्रॉन्ग शील्डिंग दे रहे हैं। कौन कौन से? S एंड P वाले। सर 24 जबकि इसे 24 कौन है? ये दोनों है ना 24 जो पुअर शील्डिंग दे रहे हैं ना। यस सर, यस सर। पुअर शील्डिंग देने की वजह से जो ये 81th इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा पुअर शील्डिंग, अब सामने अच्छी आर्मी नहीं है, तालिबान के सामने अच्छी आर्मी नहीं थी, तो वो इजीली एंटर कर गए काबुल में। लेकिन जब तक अमेरिकन थे वो एंटर कर पा रहे थे क्या? नहीं कर पा रहे थे। अब आई बात समझ में? सर हाँ अब देखो इससे ऊपर वाले में जा रहा हूं मैं। देखना इससे ऊपर कौन था? IN, इंडियन। अब यहाँ पर F ब्लॉक वाले आए क्या? यहाँ पर ओनली कितने इलेक्ट्रॉन है जो अनट्रेंड है, जो पुअर शील्डिंग कर रहे हैं? ओनली 10 दिख रहे हैं ना। F ब्लॉक वाले तो कहाँ है? ओनली TL के केस में है। समझ आया? यस सर। यहाँ पर तो ओनली 10 है, वहां पर TL के केस में 14 और इंट्रोड्यूस हो गए थे। जो नए इलेक्ट्रॉन आए ना वो 14 किस में जा रहे थे? F ब्लॉक में जा रहे थे, जो और ज्यादा पुअर शील्डिंग कराएंगे। तो पुअर शील्डिंग वाले यहाँ तो ओनली 10 ही है, वहां पे कितने थे? 24। तो ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा बेचारे? उसको, इसको। इसके लिए तो ओनली सामने की टीम में 10 ही कमजोर खिलाड़ी थे, उसके तो सामने की टीम में 24 कमजोर खिलाड़ी आ गए। तो जीतने में इजीली होगी ना यार। इंडिया का मैच आप अफगानिस्तान से करवाओ तो इंडिया इजीली जीत जाएगी, लेकिन इंडिया का मैच आप ऑस्ट्रेलिया से करवाओ तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना। होगा कि नहीं होगा?
यस सर। समझे अब? तो इस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे वापस अपने नोट्स पे आ रहा हूँ। इस केस में जो मैंने ट्रेंड लिखा है, एक्चुअल ट्रेंड, ये आपको याद रखना है। और ये याद रखना है कि गैलियम एल्यूमिनियम से बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन। ये मैंने दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है कि ये वाले तो ट्रेंड थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रेंड थे जो एस एंड पी में जा रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो अनट्रेंड है, जो डी ब्लॉक में जा रहे हैं, पुअर शील्डिंग दिखा रहे हैं। पुअर शील्डिंग दिखा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन को अंदर आने दे रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल को इलेक्ट्रॉन को अंदर आने दे रहे हैं, ताकि साइज क्या होती जा रही है, श्रिंक होते जा रही है। और इतनी श्रिंक होगी कि वो एल्यूमिनियम से भी छोटी होगी। और इन दोनों के केस में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से हो रहा है? क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एफ ब्लॉक में है, पुअर शील्डिंग दिखा रहे हैं, पुअर शील्डिंग दिखा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को वो अंदर एंटर होने दे रहे हैं, अंदर एंटर होने दे रहे हैं, तो साइज क्या होते जा रही है, टीएल की जितनी ज्यादा होनी चाहिए थी उतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। देखो इतना सा डिफरेंस है, 3 पिकोमीटर का डिफरेंस है। जबकि यहाँ देखो आप बोरोन को और एल्यूमिनियम के केस में देखो, बोरोन और एल्यूमिनियम के केस में कितना, लगभग 60 का डिफरेंस है। एक शेल इंक्रीज होता है तो लगभग 60 का डिफरेंस आता है, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पर भी देखो लगभग 30 का डिफरेंस है। समझ रहे हो? उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। समझ आ गया आप? यस सर। एक और बार बताऊं क्या? एक्सपेक्टेड वर्जन बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाएंगे हमारी साइज क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन इस केस में उल्टा हो जाता है, गैलियम एल्यूमिनियम की जगह आ जाता है बिकॉज ऑफ डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि उसके पहले जो इलेक्ट्रॉन गए थे वो डी ब्लॉक में गए थे, मतलब नए नए इलेक्ट्रॉन थे, ज्यादा अच्छी शील्डिंग नहीं कर पाते थे। तो जो हमारा ऑर्डर होगा, एक्चुअल ऑर्डर, वो ये होगा, गैलियम देन एल देन इंडियम देन टीएल। अब मैंने यहाँ पर ये ट्रेंड तो सिमिलर ही लगा है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है कि जो डिफरेंस है वो वेरी लो है। और वेरी लो क्यों है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर आएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आया समझ में? गर्ल्स, गर्ल्स को समझ आया? Yes, sir. श्योर? Yes, एक sir. और बार तो नहीं बताना, पक्का? काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेंड याद रह जाएगा ये। बोलो। Yes, sir. चलो, सर नोट कर लिया था ना ये? सर सर एक मिनट सर, इसके बाजू वाला पेज दिखा। ये तो बेटा मैंने समझाने हाँ। के लिए बताया है, कुछ भी नहीं सर है। एक मिनट, ये वाला मुझे नोट लिखना करो। था। सर हाँ बेटा। सर जो गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आपने बोला कि जो लास्ट 4p1 का इलेक्ट्रॉन है वो अंदर आएगा ना सर? हाँ वो अंदर आएगा, अंदर बट आएगा तो अंदर साइज छोटी होगी। सर अंदर के सब शेल तो फुल है ना, तो अंदर कहाँ पे जाएगा? अंदर आएगा मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना बेटा। देखो गैलियम में 31 प्रोटॉन है, ठीक है, जो अंदर की तरफ खींच रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं मतलब, ठीक है। और 33 इलेक्ट्रॉन है जो रिपल्शन दिखा रहे हैं, 30 रिपल्शन दिखा रहे हैं। लेकिन जितना 30 को रिपल्शन दिखाना था उतना रिपल्शन दिखा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि 30 में से 10 तो कौन से हैं? डी वाले, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है रिपल्शन से। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो आउटर मोस्ट वाली बाउंड्री पास में आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी? आ गया समझ में? यस सर। इंडियम और रिपल्शन टेल, ज्यादा हो रहा है ना? रिपल्शन तो कम हो रहा है ना बेटा, रिपल्शन पुअर हो रहा है, शील्डिंग पुअर हो रही है। शील्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग होगी, अरे कैप्टन अमेरिका की वो शील्ड टूट गई थी ना, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, जब तक शील्ड थी वो अच्छे से लड़ रहा था। याद है ना सिविल वॉर? अगर आपने मूवी देखी हो तो बच्चे को तो फेवरेट होती मार्वल्स की, देखा करो। मूवी देखोगे ना तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी दिमाग चलेगा।
क्लियर? देखो इंडियम Yes, और sir. टेलियम का भी बता देता हूं मैं। ये इंडियम और टीएल, इसका नंबर क्या था? इसका नंबर शायद 83 था। इसका 49 प्लस 32 कर दो तो 81। ये 49 है और ये 81 है। 49 में से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था, इसके बाद प्रोटॉन कितने? 49 ही है। रिपल्स करने वाले इलेक्ट्रॉन कितने? 48 है ना। लेकिन 48 में से 10 डी ब्लॉक में थे, तो रिपल्स कितने कर रहे हैं? 38। मतलब जो एक्चुअल जेड इफेक्टिव आ रहा है वो कितना आ रहा है? 49 माइनस 38, क्योंकि 10 तो बेचारे नए नए थे डी ब्लॉक वाले। कितना आ रहा है? 11 आ रहा है ना। इस वाले केस में देखो प्रोटॉन कितने हैं? 81। रिपल्स करने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? रिपल्स करने वाले इलेक्ट्रॉन है 80। ठीक है, अब देखो 80 नहीं है बेटा, 78 है, लेकिन मैं 80 लेकर चल रहा हूँ। इनमें से भी 10 तो डी ब्लॉक वाले एंड 14 कौन से? एफ ब्लॉक वाले। 24 अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो 81 माइनस 80 माइनस 24, सॉरी 80 में से 24 गया तो 556। अब देखो कितने कम है जो खींच पा रहे हैं, कितने ज्यादा हैं जो खींच पा रहे हैं। 81 में से 56 गया तो 5 2 25 खींच पा रहे हैं। यहाँ तो 11 ही खींच पा रहे थे, यहाँ पर 25 खींच रहे हैं। कौन सा ज्यादा पास में आएगी बाउंड्री? टीएल वाली आएगी ना। टीएल का इंडियम से ज्यादा बड़ा होना चाहिए था, खूब ज्यादा बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इस वजह से उतना ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए था। समझ आया? Yes, sir. अब तो आ गया होगा समझ में सभी को। यस सर। आज लास्ट वाला देखें, चलो 5 मिनट का और है लास्ट वाला एक्सेप्शन, वो भी देख लो। थर्ड है डी ब्लॉक का ही ग्रुप्स। देखो ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 4 को कंपेयर करते हैं। ग्रुप नंबर 3 था स्कूटर, यामाहा, लाना, अच्छा। ग्रुप नंबर 4 है टीना की जर्सी, हाफ, रफू। अब देखो मेरा जो ग्रुप नंबर 4 का एक्सपेक्टेड वर्जन था वो यही होना चाहिए, टीना देन ZR देन HF देन RF, ये होना चाहिए ना एक्सपेक्टेड। एक्चुअल क्या होगा? एक्चुअल अब यहाँ पर देखो लेंथेनॉइड आ गए इनसे पहले, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में गए। पुअर शील्डिंग दिखा रहे होंगे, बोलो दिखा रहे होंगे ना। Yes, sir. HF के पहले लेंथेनॉइड आए, पुअर शील्डिंग दिखा रहे होंगे, तो क्या होगा ट्रेंड? टीना तो छोटी होगी जर्सी से, लेकिन वो बराबर होगा HF के। और ये ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 12 सब तक चलेगा। जैसा यहाँ पर हो रहा था ना, इंडियम और टेलियम बराबर थे, उसी तरह से जर्कोनियम एंड हाफनियम भी बराबर होंगे। और ये पूरे उसमें फॉलो होगा, पूरी पीरियोडिक टेबल में। मैं अभी पीरियोडिक टेबल बता देता हूँ आपको एक और बार। ये पूरा इसमें फॉलो होगा, मतलब ये जो दोनों की साइज होगी ना ये इक्वल होगी, ये वाली यहाँ तक की ये पूरी साइज इक्वल होगी इन ग्रुप्स की। मतलब जर्कोनियम हाफनियम के बराबर है, NbTA के बराबर है, मोलिब्डेनम टंगस्टन के बराबर, TCRe के बराबर है, रुबिडियम ऑस्मियम के बराबर है। समझ आया क्यों? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ आ गया? बोलो बच्चों। Yes, sir. यस सर। यस सर। अगर नहीं भी आया हो ना बेटा तो एक दो बार वीडियोस देखना, और फिर भी नहीं आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में बोलना, ताकि हम इसको क्लियर कर सके। इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है? लिख लिया ये? 12 minutes, sir.
एक्चुअल ये वाला है, ये याद नहीं रखना है, ये गलत है, एक्चुअल वाला याद रखना है। कर दो इरेज। सर आरएफ किधर Group आएगा 3 में एक्चुअल भी में? ऐसा है। आरएफ बेटा रेडियो एक्टिव है, इसलिए उसके बारे में स्टडी नहीं करते हैं, आरएफ को छोड़ दो, 7th ग्रुप वालों को नहीं देखते हैं, ग्रुप 3 में भी ऐसा ही है ना? 7th पीरियड वालों को। हाँ ग्रुप 3 में तो बेटा कहाँ है, ग्रुप 3 में इससे पहले तो हमारे ग्रुप 2 आया था ना, इसमें तो पहला इलेक्ट्रॉन एड होगा एल में, तो ये तो डी ब्लॉक का ही है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो वही है, स्कैंडियम से बड़ा वाई देन एल ए देन एस, इसमें कोई नहीं। ग्रुप 4 से स्टार्ट होगा ये, ग्रुप 4 में जो पीरियड नंबर 5 वाले एलिमेंट होंगे और पीरियड नंबर 6 के बराबर होंगे बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सर ग्रुप 4 से लेके कौन देखो सा यहाँ group? पे पीरियोडिक टेबल देखो, ग्रुप नंबर 12 तक देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से तो एफ ब्लॉक में आना स्टार्ट करें, मतलब पहला एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन आएगा ये टी के पास, देन पीआर के पास, देन एनडी के पास, है ना। फिर 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएंगे, किसमें, एफ ब्लॉक में, देन आएगा एचएफ। अब एचएफ जिससे चढ़ाई कर रहा है, एचएफ का लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसमें से 14 तो एफ ब्लॉक के ना पुअर शील्डिंग दिखाएंगे, तो वो इजीली काफी अंदर बाउंड्री के अंदर तक एंटर हो जाएगा, अंदर तक एंटर हो जाएगा तो उसकी साइज डिक्रीज होगी, साइज डिक्रीज कितनी होगी, जर्कोनियम के बराबर तक आ जाएगी, इतनी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर यस सर। है ना। एक बार अगर समझ नहीं आए तो वीडियो देखना, तब भी समझ नहीं आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है, मैं एक और बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। करें बंद क्लास, हो गया ये। तीनों जो हमारे एक्सेप्शन है वेरी इंपॉर्टेंट साइन लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो इनमें से ही आता है, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। कर दूं, हो गया। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, रिवाइज करना, जो भी डाउट्स है वो नोट करके आना ताकि हम नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में ही सॉल्व करें। बाय। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर।